20 कंट्रीज का ग्रुप G20। ठीक है, देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बेसिकली तो शॉर्ट में बोलते हैं CAG। ऑडिट, ऑडिट एक वर्ड आ रहा है, आप लोगों ने, कई लोगों ने जानते भी होंगे। ऑडिट का मतलब होता है लेखा जोखा की जांच करने वाला। मतलब गवर्नमेंट ने इतना रुपया खर्च किया ना, उसकी ये एक तरीके से रिकॉर्ड बनाता है। और जब ये उसका रिकॉर्ड बनाएगा तो उस केस में होगा क्या कि जो CAG होगा ना, वो अमाउंट बताता है गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, कितना रिक्वायरमेंट थी, और सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको लगेगा कि यार बहुत जल्दी से करप्शन का मालूम चल जाना चाहिए था। चल भी जाता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उस डेटा को रिलीज नहीं करती है, और वो डेटा रिलीज किया जाता है दूसरी गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जो करप्शन होते हैं ना, वो उस गवर्नमेंट के जाने के बाद मालूम पड़ते हैं कि गवर्नमेंट ने करप्शन क्या किया। कभी कभी यहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं, जब लीक हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसी टाइम में मालूम चल जाता है कि करप्शन कहाँ पे हो रहा है। तो वो सब कुछ काम कौन करता है? CAG ही करता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कि रफाल डील के अंदर थोड़ा सा घपला हुआ था, पहले वो फोर्स वगैरह के बारे में घपला हुआ था, तो वो सब कुछ यहीं से निकल के आता है। तो एक बेहतरीन ग्रुप है ये। मेरी वॉइस सभी के लिए ऑडिबल है प्रॉपर तरीके से? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। गुड। तो देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसमें देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है इसके बारे में, प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट। हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट का मतलब ये होता है कि यही देखभाल कर रहा होता है, देख रेख करता है कि क्या क्या चीजें हैं जो इनके ऊपर नजर रखनी है। He is the head of the Indian Audit and Account Department. He is the guardian of the public purse and control the entire financial system of the country at both the levels, at the center and the state. ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। कोई पूछे कि भैया CAG करता क्या है, CAG क्या करता है? हेड है इंडियन ऑडिट सिस्टम का। दूसरी बात, कंट्रोल करता है सारे के सारे फाइनेंशियल सिस्टम को, चाहे वो कंट्री की बात हो या स्टेट की बात हो, दोनों के लिए ये डेटा तैयार करता है। His duty is to uphold the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration। मतलब ये सिंपल सी बात है कि CAG है क्या, करता क्या है, उन सब के बारे में। His duty is to uphold the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration। फाइनेंशियल फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये सब कुछ जो रेस्पॉन्सिबल ग्रुप है वो CAG ही है। This is the reason why Dr. B.R. Ambedkar said that the CAG shall be the most important officer under the Constitution of India। इसीलिए बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि CAG जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर है। यानी वो, देखो कोई एक पर्सन तो है नहीं, ये एक ऑफिस है, ग्रुप है पूरा का पूरा, कि CAG जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है, या फिर जो ऑफिसर है जो ध्यान रखता है पूरी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर। ठीक है, ही इज वन ऑफ द बल्क वर्ड्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। और ये एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ मान सकते हो आप, जिसको जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का पिलर मान लीजिए एक हमारा है, क्योंकि ये सब कुछ चीजों पर निगरानी रख रहा होगा। बुलवर्क्स ढूंढने का इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, द अदर बीइंग द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम कुछ और चीजों की भी बात करें जो हमारे कंट्री के सिस्टम को संभाले हुए हैं, तो वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? तो एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और UPSC। ठीक है, ये ग्रुप्स जो हैं ये, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ पा रही है बातें? सभी लोगों को पहुंच रही है मेरी वॉइस? यस सर। गुड। अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स, तो सबसे मेन चीज तो ये आती है अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टर्म्स क्या होंगी। तो ध्यान रख लो, अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट। ठीक है, द CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। द CAG बिफोर टेकिंग ओवर हिज ऑफिस मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर द प्रेसिडेंट एन ओथ और अफर्मेशन। यानी कुल मिला के जो प्रेसिडेंट होगा उनके सामने ही ओथ और अफर्मेशन ली जाती है। ठीक है,
द बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या लेते हैं ओथ में? ओथ में यही बोलते हैं भैया हमें पूरा भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर, पूरा एलिजियंस है टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि हम कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखेंगे, टू ड्यूली एंड फेथफुल एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इल विल। इसका मतलब क्या है? बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी दुर्भावना के कंट्री के लिए काम करना है। ये इनकी ओथ के अंदर पार्ट होता है। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उन लॉज को पालन करेंगे, बिल्कुल फॉलो करेंगे जीरो से। ठीक है, ये सारा इनका काम है। तो यहाँ पे देखिए, टू होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years, कितने टाइम तक के लिए? 6 years या 65 ईयर एज, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वहां तक इनका नौकरी रहेगी। या तो 6 साल तक काम कर सकते हैं, और या फिर उसकी उम्र 65 जैसी पास होगी तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो रिजाइन कैसे कर सकता है? तो रिजाइन सिंपली प्रेसिडेंट को दे दो भैया अपना रिजाइन। तो ही कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। इसके अलावा इसको हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? ही कैन ऑल्सो रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हटाएगा तो कौन? प्रेसिडेंट ही हटाएगा, लेकिन वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो वो इम्पीचमेंट वाला जो प्रोसेस होता है ना, तो इम्पीचमेंट वाले प्रोसेस से ही इनको भी हटाया जाएगा। In other words, he can be removed by the president on the basis of resolution passed to that effect by both the houses of parliament with a special majority, either on the ground of proved misbehavior or incapacity। ठीक है, कैसे इनको हटाया जाएगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं किया, मिसबिहेव किया, तो उनको हटाया जाएगा। अगली चीज, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की बात करें कि स्वतंत्र है कि नहीं, तो वो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफगार्ड एंड एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कुछ उसने सेफ्टी के लिए मेजर्स बनाए हुए हैं जिससे कि वो सीएजी इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। इंडिपेंडेंट को बनाने का मतलब ये होता है, जैसे हमने पहले देखा ना, कि इनकी जो सैलरी होगी वो फिक्स रहेगी, कोई कम नहीं कर सकता। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वाला काम नहीं करेंगे, टेन्योर फिक्स रहेगा, वही सब कुछ चीजें। तो ही इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की फुल, जब से जॉब लग जाएगी फिर एंड तक रहेगी, बीच में कोई छेड़ नहीं सकता। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हटाएंगे भी तो कैसे? वो प्रॉपर प्रोसीजर से हटाएंगे, किसी की मर्जी से नहीं हटाया जा सकता है। Thus, he does not hold his office till the pleasure of the president, though he is appointed by him। तो इसीलिए इसको प्रेसिडेंट कभी भी अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते, ये पूरे टेन्योर तक के लिए काम करेंगे। He is not eligible for further office either under the government of India or any state after he ceased to hold office। इसका मतलब ये होता है कि भैया एक बार जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद कहीं दूसरे काम पे नहीं रखा जाएगा इनको। मतलब किसी भी और जगह पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी के भी अंडर इनकी नौकरी नहीं लग सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार इसको बन गई है, फिर इनका काम कंप्लीट है, फिर कहीं पर भी ये जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर? समझ में आ रही बात यहाँ तक? Yes, sir. अगली चीज देखिए, हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। उनकी सैलरी की बात की जाए या और कंडीशंस की बात की जाए, तो वो सब कुछ कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सैलरी कितनी होगी? जितनी की जज को मिलती है। Neither his salary nor his right in respect of leave or absence, pension or age of retirement can be altered to his disadvantage after his appointment। कहने का मतलब ये है कि सैलरी वगैरह, राइट, इनके कोई भी चीज बाद में कम नहीं कर सकते हैं, यानी उसमें रिडक्शन नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट ही हो सकता है अपॉइंटमेंट करने के बाद। ये एक बार अपॉइंटमेंट हो गया, देन उसका सिर्फ डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट होगा, डिग्रेड नहीं की जाएगी। The condition of service of person serving in the Indian Audit Accounts Department and the administrative powers of the CAG are prescribed by the President after the consultation with the CAG। यानी इनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, क्या ये काम करेंगे, ये सब कुछ प्रेसिडेंट डिसाइड करता है सीएजी के अपॉइंटमेंट के बाद, यानी उनसे ही कंसल्ट करके कि भाई क्या क्या रखना चाहिए उस तरीके से। एक तरीके से हालांकि प्रेसिडेंट तो क्या ही करता है ना, जो पूरी की पूरी काउंसिल होती है जो मिनिस्टर्स की, वो लोग डिसाइड करते हैं क्या क्या पावर होगी, किस तरीके से वर्क करेंगे।
अगला है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द CAG including all salaries, allowance and pensions of persons serving in that office are charged upon the consolidated fund of India. जो भी कुछ इनकी सैलरी वगैरह जो खर्चा है वो सब कुछ इस पे इम्पोज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे. दस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट. और ये पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं है. जब पार्लियामेंट के मेंबर है ही नहीं तो वोटिंग कैसे कर सकते हैं? तो वोटिंग भी ये नहीं कर सकते हैं. फर्दर, no minister can represent the CAG in parliament, both houses, and no minister can be called upon to take any responsibility for any action done by him. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी मिनिस्टर है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है CAG को पार्लियामेंट के अंदर, दोनों ही हाउसेस की अगर हम बात करते हैं. और आगे लिखा हुआ है नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन डन बाय हिम. यानी जो CAG काम करता है उसके लिए कोई मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ये पूरा का पूरा प्योरली से काम होगा, CAG का काम होगा. अगला है ड्यूटीज एंड पावर्स. क्या क्या ड्यूटीज और पावर्स हैं? तो पहली बात देख लेते हैं कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है. आर्टिकल नंबर 149 में द कॉन्स्टिट्यूशन 149 authorizes the parliament to prescribe the duties and powers of CAG in relation to the accounts of the union and the state and any other authority or body accordingly. The parliament enacted the CAG's duties, powers and conditions of service Act 1971. This act was amended in 1976 to separate accounts from audit in central government. कहने वाली बात यह है कुल मिला के कि इस एक्ट के थ्रू होगा क्या, ये एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, ऑडिट किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू. जो भी गवर्नमेंट ने एक्टिविटी करी है उस सबको क्या करा जाएगा, ऑडिट. ऑडिट का मतलब ये होता है कि उसकी जांच पड़ताल करना, जो भी खर्चा पानी किया गया वो सही था या नहीं था. अब ये ईयर वगैरह अगर आपको याद रहती है तो ठीक है, नहीं भी याद रहती है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए. यूपीएससी में ईयर्स का खेल ज्यादा नहीं होता है. यूपीएससी में जो मेन चीज है वो है कॉन्सेप्ट, कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है. लेकिन ये चीज कहाँ पे वैलिड है, इस मेंस के अंदर. प्रीलिम्स के अंदर हाँ डेफिनेटली कुछ फैक्ट याद होने चाहिए, नो डाउट, लेकिन मेंस में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है. वहां पे अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो वेल एंड गुड, उससे आपका काम चल जाएगा. अगली चीज है the duties and constitution of the CAG, the duties and the function of CAG as laid down by the parliament and the constitution are, मतलब पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में की ड्यूटीज और फंक्शंस क्या क्या दिए हुए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है. पहला, he audit the accounts related to all expenditure from the consolidated fund of India. ठीक है, तो क्या करता है ये, he audit the accounts related to the expenditure, all expenditure. इस लाइन को समझिएगा थोड़ा सा. बोल रहे हैं कि जितने भी खर्चे हुए, ठीक है, गवर्नमेंट के अकाउंट से, उनको ये ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं. फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का था, जितना भी रुपया निकाला गया उसको ये चेक करेंगे. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो जितना भी खर्चा किसी भी असेंबली के लिए, टेरिटरी के लिए, जो भी कुछ किया जा रहा है ना कंसोलिडेटेड फंड से, उन सभी चीजों को ये चेक कर सकते हैं. पहली चीज तो ये. ही ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड. तो हमने दूसरा पढ़ा था क्या है, कंटिजेंसी फंड होता है, तो उसको भी चेक कर सकते हैं. फंड ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट. कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सा भी अकाउंट हो, कैसा भी रुपया हो जो गवर्नमेंट का है, उन सभी को ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट देखिए, ही ऑडिट ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, अदर सब्सिडरी अकाउंट्स kept by any department of central government and state government. तो आपको ये पढ़ने समझ में आ रहा होगा कि कोई सी भी एक्टिविटी हो जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उन सभी चीजों को चेक करने, जांच करने, उन सब की पावर इनके पास है. ठीक है, he audits the receipt and expenditure of the center and state, each state to satisfy himself that the rules and procedures in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue. अब इनका काम क्या है, ये चेक करेंगे और देखते हैं कि भैया ये सेटिस्फाई हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, और उसका प्रॉपर असेसमेंट करेंगे. असेसमेंट का मतलब हुआ कि मनी खर्च की गई सही थी कि नहीं थी, उसके डेटा कलेक्ट करेंगे
प्रॉपर एलोकेशन देखते हैं रेवेन्यू का, और अगर कहीं पर भी हेरफेर या कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ती है तो उसी को ये मेंशन करेंगे वहां पे। तो इस तरीके से इनका ये प्रॉपर काम है। ही ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब इनकम कितनी हुई, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना हुआ, कितना रुपया आया तो कितना रुपया खर्च किया गया, इन दोनों चीजों की जांच पड़ताल करते हैं। All bodies and authorities substantial finance from the सेंट्रल स्टेट रेवेन्यू। तो सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो स्टेट का हो उसको देखेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज उसको भी चेक करेंगे, कॉर्पोरेशंस एंड बॉडीज व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय द रिलेटेड लॉ। इसके अलावा और भी जो भी कॉर्पोरेशन वगैरह बॉडीज वगैरह है उनको भी ये चेक करते हैं। He audit all transactions of the central and state government related to debt, sinking funds, deposits, advance, suspension accounts, remittance, business, सब कुछ, मतलब जो भी दिख रहा है ना वो गवर्नमेंट के फील्ड में कुछ भी रुपया लेन देन होता है वो सब कुछ ये लोग चेक कर सकते हैं। He also audits receipts, stock account and others with approval of the president or when required by the president। ठीक है, जब भी कभी अप्रूवल जिस भी चीज के थ्रू जिस भी चीज का मिला हुआ है प्रेसिडेंट के थ्रू उसको भी चेक करेंगे, और जिस चीज के लिए इनको मिलेगा अप्रूवल या फिर प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड होगा उन सभी चीजों की ये जांच कर सकते हैं। ही ऑडिट द अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा ये किसी और अथॉरिटी के थ्रू रिक्वेस्ट करके, ठीक है, या फिर किसी भी अथॉरिटी ने जो भी कुछ किया होगा ना, अगर गवर्नर रिक्वेस्ट करता है कि ये पता लगाओ इसके बारे में, या फिर कोई भी डील हुई है किसी के साथ, कोई भी अकाउंट का लेन देन है, उन सभी को भी ये चेक कर सकते हैं। तो लिखा हुआ एग्जाम्पल, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल यानी पंचायती राज हो गया, विधानसभा, इनके कुछ खर्चे हुए हैं, पंचायत राज म्यूनसिपैलिटी में कुछ खर्चा हुआ तो उसको भी ये जांच कर सकते हैं। He advises the president with regard to prescription of the form in which the account of the center and the state shall be kept। ये एडवाइस भी कर सकते हैं कि किस तरीके से अकाउंट को मैनेज किया जाना चाहिए। He submits his audit reports relating to the account of the center to president, और अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, who shall in turn place them before the house of parliament। और ये जो रिपोर्ट सीएजी देगी इसको प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट हाउस के सामने रखनी पड़ेगी, और ये बात कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 151 में, ध्यान रखिएगा। और सीएजी के बारे में कौन सा में लिखा हुआ था, 149 में, ठीक है ना, याद आ रहा है, ऊपर पढ़ा था, देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे, याद आ रहा है कुछ, 148 वेरी गुड, 148 148, ठीक है ना, 148, फिर 149 एंड 151। 150 यहाँ पे नहीं है आर्टिकल, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चीज है, ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट, हमने देख ही लिया कि सबमिट करेगा गवर्नर के सामने भी, और गवर्नर भी क्या करेगा, फिर उसको पेश करेगा हाउस के सामने, स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो। ही असर्टेन एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी। इसके अलावा ये बताता है कि कोई भी टैक्स या कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है तो उसका नेट आउटकम क्या रहा होगा। ही सर्टिफिकेट इज फाइनल, मतलब उसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी, जो इन्होंने बोल दिया वो फाइनल है। द नेट प्रोसीड्स मीन्स द प्रोसीड्स ऑफ अ टैक्स एंड ड्यूटीज माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कितना नेट प्रोसीड्स का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। नेट प्रोसीड का मीनिंग ये होता है कि जितना भी टैक्स कलेक्ट किया गया और उस टैक्स को कलेक्ट करने में कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे को घटा दो तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड्स। मान लीजिए टोल टैक्स लगा रखा है, टोल से एक साल में कमाई हुई मान लो 10 करोड़ की, 1 करोड़ रुपए टोल वालों को सैलरी वैलरी देना पड़ गया, तो फायदा कितना हुआ, 10 करोड़ माइनस 1, 9 करोड़ रुपए, इस तरीके से। He act as a guide, friend, philosopher of the public account committee of the parliament। तो जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसके लिए ये एज फ्रेंड काम करता है, गाइड काम करता है, फिलोसफर काम करता है, ठीक है। तो ये इसका वो है। ही कंप्लाइज एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट वगैरह को मेंटेन करता है। 1976 ही वाज रिवील्ड of his responsibilities with regard to the complaints maintenance of accounts of the central government due to the separation of accounts from audit, that is डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट। कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये हर एक अकाउंट को मेंटेन करता है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर रहती है। और हम लोग समझ चुके हैं ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। वही चीज दोबारा से नीचे लिखी हुई है, द सीएजी। अरे भैया ये कौन महान लोग हैं, रुको जी,
स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. बिसाई मणि कांथा, आपको हिंदी समझ में आ रही है? है ना? कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके मत दिखाओ कलाकारी, ठीक है? आप लोग बस सुनने पे ध्यान दो। हाँ जी विशाल जी, आप स्क्रीन अपनी ऑफ रखिए अगर हिंदी समझ में आती हो। हिंदी समझ में नहीं आती तो बताओ, इंग्लिश में समझाएं फिर आपको। बढ़िया है। आगे देखिए, द सीएजी सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट्स। सीएजी क्या करता है? 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहली रिपोर्ट तो किसको दे देगा? ये प्रेसिडेंट को। दूसरा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो 3 तरह की रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं, ठीक है? तो ऑडिट अकाउंट एक रिपोर्ट हो जाती है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की, फिर हो जाएगा फाइनेंस अकाउंट की, एंड देन पब्लिक अंडरटेकिंग, कंपनी जिनकी जितनी भी है उनका अकाउंट। द प्रेसिडेंट लेज these reports before both the houses of parliament. After this, the public account committee examine these and reports its finding to the parliament. फिर वो पढ़ेंगे इसको कि भाई क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और फिर जो भी आउटकम निकलेगा उस रिपोर्ट का, क्योंकि पूरी रखने का कोई मतलब है नहीं। मान लो बड़ा 500 पेज की रिपोर्ट है, क्या करना है 500 पेज की रिपोर्ट रख के? तो फिर फाइंडिंग्स होंगी वो यहाँ पे बताई जाती हैं कि अल्टीमेटली इन रिपोर्ट से क्या निकला। द अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर with the expenditure sanctioned by the parliament through the appropriation act। और हमने बजट में पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, बजट के टाइम पे हमने पढ़ा था अप्रोप्रिएशन। कुछ ध्यान है आपको? नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे समझो कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि सपोज जो सैंक्शन अमाउंट था उसकी तुलना में कितना रुपया खर्च किया गया। मान लो 10 रुपए सैंक्शन किए गए थे, खर्चा हो गया 15 रुपया, तो वो सब कुछ जो आएगा वो किस में लिखा जाएगा? अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और उसका भी क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। While the finance account show the annual receipt and disbursement of the union government। तो ये लिखा हुआ है कि जब भी एनुअल रिसिप्ट आती है कि कितना रुपया मांगा गया था, कितना इनको पहुंचा, वो सब कुछ आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मिल जाएगी डिटेल। तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, हालांकि बजट में हमने बताया था, बट आपको याद नहीं आ रहा होगा तो दोबारा से रीडिंग करिएगा। अगला है रोल क्या है? तो रोल तो हम समझ ही चुके हैं कि अल्टीमेटली रोल का है क्या कि गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा हो रहा है उन सभी चीजों को मॉनिटर करना। तो रोल ऑफ सीएजी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रोल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मतलब फॉलो करते हुए, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी बना के रखना है। मतलब उत्तरदायित्व इसका है कि खर्चा सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट इन द स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है? एक तरीके से सीएजी के थ्रू होगा। द सीएजी इज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये खर्चे पानी की रिपोर्ट किसके बिहाफ पर देता है? पार्लियामेंट के बिहाफ पर देगा। देयरफॉर ही इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। तो कोई पूछता है कि सीएजी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ओनली फॉर पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को ही जवाब देता है। CAG has more freedom with regard to audit of expenditure than with regard to audit of receipts, stores and stocks। कहने का मतलब ये बताना चाह रहा है कि CAG के पास थोड़ी पावर ज्यादा है, सिर्फ एक्सपेंडिचर ही नहीं, इसके अलावा वो ऑडिट किन को कर सकता है? इनकम को भी कर सकता है, जो स्टोर वैल्यू है उसको भी कर सकता है, और जो स्टॉक वैल्यू है, ठीक है, किसी भी चीज की ये एक तरीके से रिपोर्ट बना सकता है हमारी कंट्री के लिए। Whereas in relation to expenditure, he decides the scope of audit and frames his own audit codes and manuals। तो जब ये ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो ये अपने कोड्स बना सकता है। नहीं जरूरी नहीं कि हर बार ही पूरा अमाउंट ही दिखाए कि भाई इसमें इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, नहीं, ये कोड भी बना सकता है कि भाई ए अमाउंट खर्च किया गया, बी अमाउंट खर्च किया गया, सी अमाउंट खर्च किया गया। ये भी इसके पास पावर होती है। जब भी कभी लगता है ना कोई चीज ऐसी है जो कंट्री के लिए एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल है, खर्चा नहीं बताना है कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो वहां पर एक कोड वगैरह भी यूज कर सकता है। या फिर ऑडिट कोड, किस तरीके से ऑडिट का बिहेवियर है, किस तरीके से ऑडिट करनी है, वो सारे के सारे इसी को डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसको करना है।
The CAG has to ascertain whether money source in the account has having been disbursed was legally available for and applicable to the service or the purpose to which they have been applied or charged, and whether the expenditure conforms to the authority that governs it. अब देखो ये कुल मिला के ये भी देखता है कि जो मनी थी वो इजीली डिस्पर्स हुई कि नहीं हुई, लीगली डिस्पर्स हुई कि नहीं हुई, लीगली उस मनी को यूज किया गया कि नहीं किया गया, और जो एक्सपेंडिचर हुआ वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से देखो सिंपल टर्म में समझो कि जो मनी रिलीज की गई गवर्नमेंट की तरफ से वो मनी सही जगह पे खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है, मनी वेस्ट तो नहीं हो रही है, उन सभी चीजों की ये रिपोर्ट बना के देता है। और ये भी बताता है कि प्रॉपर तरीके से खर्च किया गया कि नहीं किया गया, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो एक्सपेंडिचर है वो वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट यानी अनाप शनाप खर्च कर दिया गया मान लो कहीं पर, तो उस चीज को भी ये हैंडल करेगा कि जो मनी है वो ठीक तरीके से खर्च की गई है या एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से खर्च की गई है। मतलब मान लो कि 2 रुपए की किलो की कोई चीज थी 100 रुपए किलो में खरीद ली, ऐसा भी कई बार गवर्नमेंट कर रही होती है, तो उसको भी कौन ध्यान रखेगा, CAG ध्यान रखेगा। ठीक है, बाकी सारी कॉमन चीजें हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। आगे देखिए, द सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर इज द लिमिटेशन ऑन द ऑडिटिंग रोल ऑफ द CAG। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर क्या है, वो जो अपने यहाँ पे रॉ वगैरह काम कर रही है उनके लिए। इन दिस रिगार्ड द CAG कैन नॉट कॉल फॉर पर्टिकुलर्स of expenditure incurred by the executive agencies, but has to accept a certificate from the competent administrative authority that the expenditure has been so incurred under his authority। कहने वाली बात क्या है, जितना भी मनी खर्च हो रहा है जो सीक्रेट सर्विसेज के अंदर हो रहा है, जिसको हम लोग को मतलब पब्लिक के सामने नहीं रखते हैं, उसके लिए भी एक्चुअल में ये कर सकता है ऑडिट, लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए होगा और फिर वो अथॉरिटी साथ में रहेगी उसका ऑडिट करते टाइम। तो इस तरीके से पावर तो है बट वो थोड़ी कम हो जाती है वहां पे पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुअलाइज द CAG टू बी कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल। However, in practice, the CAG is fulfilling the role of an auditor general only, not that of a controller। ये बोलना चाह रहे हैं कि मोस्टली जो CAG जो काम करता है वो ऑडिट का काम करता है, ठीक है, कंट्रोलर वाला काम नहीं करता है। इन अदर वर्ड द CAG हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि भैया वो कंट्रोल रखे पूरे का पूरा कि कहाँ पे कितनी मनी रिलीज हो रही है, कितनी मनी आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, मनी तो पहले रिलीज हो जाती है, ये तो बाद में चेक करता है कि सही खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ। तो इसलिए बोला गया कि CAG का कोई कंट्रोल नहीं है मनी इश्यू करने पर नहीं है, सिर्फ कहाँ पे इसका कंट्रोल है, चेक करने पर कि भाई कितना रुपए खर्च हो गया कितना नहीं हुआ। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। Are authorized to draw money by issuing checks without specific authority from the CAG who is concerned only at the audit stage। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि मनी कैसे रिलीज की गई है, किसने साइन किया, कैसे रिलीज हुई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ क्या करता है, खर्च होने के बाद ऑडिट करता है। When the expenditure has already taken place, तो लिखा हुआ है जब मनी खर्च हो चुकी है, ऑलरेडी खर्च हो चुका है, उसके बाद सिर्फ ऑडिट करने की पावर होती है। इन दिस रेस्पेक्ट द CAG ऑफ इंडिया डिफर्स टोटली फ्रॉम द CAG ऑफ ब्रिटेन हु हैज पावर ऑफ बोथ। तो बताना चाह रहे हैं कि इसलिए इंडिया का CAG और ब्रिटेन का CAG बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन में क्या होता है, दोनों पावर होती है, मनी रिलीज भी करेगा और चेक भी करेगा, जबकि यहाँ पे इंडिया में क्या है, सिर्फ बाद में चेक करने की पावर है खर्च होने के बाद। So as well as auditor general, in other words, in Britain, the executive can draw money from the public exchequer only with the approval of the CAG। कहने का मतलब ये है, ब्रिटेन में अगर गवर्नमेंट को रुपए निकालना होता है तो वहां पे अप्रूवल चाहिए होता है CAG का, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला है CAG एंड कॉर्पोरेशन। तो कैसे है वो समझिए। द रोल ऑफ CAG इन द ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज लिमिटेड। Broadly speaking, his relationship with the public corporation falls in the following 3 categories। तो बताना चाह रहा है कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन को ये ऑडिट कर रहा है तो सिर्फ 3 कैटेगरी है उसके अंदर। पहला है some corporation are audited totally and directly by the CAG। कुछ तो डायरेक्टली CAG ऑडिट करता है। एग्जांपल दिया हुआ है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, एयर इंडिया, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन एंड अदर। अब जैसे एयर इंडिया बिक गई है तो अलग बात हो गई, लेकिन बाकी तो भी है ही। Some other corporations are audited by private professionals auditor who are appointed by the central government in consultation with the CAG। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो CAG के हेल्प से कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं और फिर वो इनको ऑडिट करते हैं। तो कुछ प्राइवेट ऑडिटर भी होते हैं जो CAG ही बनाएगा जब इसको लग रहा हो कि हाँ ऐसा कुछ बनाना है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है सेंट्रल वेयर हाउसिंग की करने के लिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनको ऑडिट करने के लिए प्राइवेट लोगों को भी हायर किया जाता है।
अगला है some other corporations are totally subjected to private audit. In other words, their audit is done exclusively by private professional auditors and the CAG does not come into the picture at all. तो कुछ और भी ग्रुप है जिनका ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्या क्या है। तो एग्जांपल दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें सीएजी का इंटरफेयर नहीं होता है, इसलिए अलग ग्रुप होते हैं जो जांच करते हैं। तो ये लिमिटेशन हो गई सीएजी की। द रोल ऑफ सीएजी इन द ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज आल्सो लिमिटेड। तो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हमने पढ़ लिया, एसबीआई वगैरह गवर्नमेंट कंपनी ही है, बैंक मतलब, तो इनको भी, इनके लिए भी लिमिटेड है। दे आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। तो बताना चाह रहे हैं जहां पे भी सीएजी काम नहीं कर रहा होता है वहां पे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सीएजी से हेल्प लेते हुए कि भाई उसका ऑडिट कौन करेगा। The CAG also undertakes supplementary audit or test audit of such companies. इसके अलावा बाद में ऐसा हो सकता है कि CAG भी उसका सेकंड ऑडिट करवाए या सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाए। सप्लीमेंट्री ना पूरा पूरा क्या नहीं, कुछ कमी रहेगी तो उसका ऑडिट कौन करवा सकता है, CAG करवा सकता है। In 1968, an audit board was established as a part of the office of CAG to associate outside specialists and experts to handle the technical aspect of audit of specialized enterprises like engineering, iron, steel, chemicals and so on. तो बताना चाह रहा है कि 1968 के बाद से तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैंडल मतलब हायर किए गए या फिर रखे गए जो ऑडिट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स को, जैसे इंजीनियरिंग का फील्ड है, आयरन स्टील फील्ड है, केमिकल का फील्ड है, और इसके अलावा और भी कई सारे। इसके अलावा दिस बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सीएजी। अब देखो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने की, ठीक है, आपने सीएजी पढ़ लिया। सीएजी अगर हमको मालूम पड़ेगी सीएजी करता क्या है, कौन सा आर्टिकल है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। प्लस कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, किस लिए रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, और अल्टीमेटली काम क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स है, जितनी भी कंपनी है, उनको ऑडिट करना, ठीक है। अगला है एपिलेबिस क्रिटिसिज्म। तो हमें जानते ही हैं कि हर किसी का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता ही है। तो एक पर्सन है जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस चीज का। अब क्रिटिसिज्म क्या करेंगे भैया कि मुद्दा सबसे बड़ी खराब चीज क्या है कि बाद में खर्चा होने के बाद बताता है कि खर्चा हो गया। अब मान लो खर्चा होने के बाद बता भी रहा है कि खर्चा गलत हो गया, तो क्या ही कर सकती है गवर्नमेंट ना, क्या ही किसी पावर रही। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो पर्सन है पॉल एच एपलबी, एप्पल लेबी। ये वही लग रहा है कि जो टॉफी आती थी एप्पल, कोई ने खाई है किसी वो? मैं नाम सर वो अल्पेनलीबे था। हाँ एल्पन लेबे था क्या वो? हाँ वही मैं सोचता कि क्या है वो। एप्पल बाय लग रहा है। हाँ तो ये कोई पर्सन है। इन हिज टू रिपोर्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द रोल ऑफ सीएजी एंड अटैक द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज वर्क। यानी कुल मिला के इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी तो इनको लगा कि यार ये तो ढंग की रिपोर्ट नहीं है, तो इसने कुछ क्रिटिसिज्म किया। क्या क्या क्रिटिसिज्म किया वो देखो। तो जो भी चीज उनसे डेटा आउटकम निकला तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह के बारे में इन्होंने बोला। हिज पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन ऑडिट आर एस फॉलोज। तो उन्होंने क्या क्या क्रिटिसिज्म किया वो देखते हैं डायरेक्टली। पहला, the function of CAG in India is in a large measure an inheritance from the colonial rule। तो इन्होंने पहली बात तो बोला कि यार देखो ब्रिटिशर से इन्होंने लिया है कि ब्रिटिशर भी करवाया करते थे तो ये भी करवा रहे हैं। तो एक तो बात यही गड़बड़ हो गई कि ब्रिटिश वाला कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे हो, पहली चीज। दूसरा, the CAG is today a primary cause of widespread and paralyzing unwillingness to decide and to act। Auditing has a repressive and negative influence। तो बताना चाह रहा है कि आज के टाइम में भैया सीएजी ढंग से काम ही नहीं कर रहा है ना, अनविलिंग है, क्योंकि उसके पास कुछ खास पावर तो है नहीं, खर्चा होने के बाद चेक करना है, तो उतने ढंग से काम किया नहीं जा रहा है जितना ढंग से काम होना चाहिए था, ये बोलना चाह रहा है। दूसरी बात, द पार्लियामेंट हैज ग्रेटली exaggerated notion of the importance of auditing to parliamentary responsibility and so has failed to define the function of CAG as the constitution contemplated in it would do। इसका मतलब क्या है एक तरीके से कि आज के टाइम में पार्लियामेंट अपने आप में इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो ये नहीं चाहता है कि पार्लियामेंट को कोई डिफाइन मतलब एक तरीके से कोई ऑडिट वगैरह करे, क्योंकि कोई भी अगर ऑडिट वगैरह करेगा तो कुछ गलतियां पकड़ी जाएंगी। तो सीएजी के एक तरीके से क्या लिमिटेशन है। मान लो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी हुई, पार्लियामेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही, तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि सीएजी ने रिपोर्ट तो बना दी लेकिन पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग उसमें क्या करती है, हेर फेर कर सकती है, क्योंकि रिपोर्ट तो वही लेके आएगी फ्लोर पे। तो एक तो इसका एक क्रिटिसिज्म हो गया। अगला क्या है फोर्थ नंबर पर, द सीएजी's function is not really a very important one।
तो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? तो हम लोग समझ सकते हैं कि ऑडिटर्स डू नॉट नो एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो वेरी मच अबाउट गुड एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो लोग ऑडिट कर रहे हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। देयर प्रेस्टीज इज हाईएस्ट विद अदर्स डू नॉट नो मच अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, वो फर्क ही नहीं पड़ता उन लोगों को कि जो काम किया जा रहा है वो किस इंटेंसिटी पे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। उनको सिर्फ अपनी रिपोर्ट बनानी होती है और वो सिंपली रिपोर्ट बना के सबमिट कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से हो सकता था ये कि वो थोड़ा गौर से वो चीजें को देखें, समझें और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करें, बट ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। Auditors know what is auditing, which is not administration. It is a necessary but a highly pedestrian function with a narrow perspective and a very limited usefulness. तो बताना चाह रहे हैं कि देखो जो ऑडिटर्स होते हैं उनको मालूम है कि ऑडिटिंग कैसे करनी है, ठीक है। जो ऑडिटर्स होते हैं उनको पूरा आइडिया है कि ऑडिटिंग कैसे करनी है, लेकिन उनका जो मेन मोटिव वो फुलफिल नहीं हो पाता है, इसलिए जो ऑडिटिंग की जा रही है ना वो बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से की जा रही है, बहुत मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ऐसे मान सकते हो आप, या फिर उनकी यूजफुलनेस क्या है, लिमिटेड है। देखो ये हकीकत नहीं है, ये किसकी बातें हैं जो हमने ऊपर नाम पढ़ा, ठीक है, जो हमने ऊपर नाम पढ़ा ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि ऐसा सिस्टम है, इस तरीके से काम कर रहा है। ये हकीकत में ऐसा है कि नहीं है वो अलग बात है। मेरी बात समझ आ पा रही है आप लोगों को? ये हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, जो हमने ऊपर देखा ना नाम, एपल भाई, पॉल एच, ठीक है, उनका मानना है ये, ऐसा है कि नहीं है वो अलग चीज है। अगला है अ डेप्यूटी सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट नो मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स इन हिज डिपार्टमेंट देन अ सीएजी। तो बोलना चाह रहा है कि देखो सीएजी तो सिर्फ रिपोर्ट बना रहा है ना, बोलना चाह रहा है कि जो डिपार्टमेंट का डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है ना वो ज्यादा जानता है कि डिपार्टमेंट में दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है एज कम्पेयर टू सीएजी। तो वो सिंपल सी बात है, सीएजी को कोई मतलब तो ना कि प्रॉब्लम क्या है, सीएजी का काम क्या है, एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ वो रिपोर्ट तैयार करना कि खर्चों की कहाँ कितने खर्चे हुए हैं, तो वो चेक करता है, बाकी और चीजों से मतलब उसको है नहीं, तो वो चीज यहाँ पे दी जाती है। बस इतनी सी बात है, तो सीएजी के बारे में इतना ही है, ठीक है। अगला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इस पे फोकस करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है और ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, एक तरीके से वकील मान लो आप। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या हो गया? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है हमारी कंट्री का। अच्छा मेरी आवाज एकदम से तेज हो रही है और एकदम से स्लो हो रही है, ऐसा है? नो सर। नो सर। अच्छा अगर कहीं पे एकदम से स्लो और एकदम से लो हो रही है तो कोई नेटवर्क का इश्यू होगा, है ना। मैं तो वैसे मोस्टली एक जैसे तरीके से बोल रहा हूँ जैसे बोलता हूँ, तो एक बार देख लेना कहीं किसी का कोई इश्यू आया ना। आई थिंक नेटवर्क का इश्यू होगा इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है कि लो एंड स्लो। तो पहले तो हमने ऊपर क्या देख लिया कि अटॉर्नी जनरल क्या हो गया? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हो गया हमारी कंट्री का, और आर्टिकल नंबर 76 में इसके बारे में दिया गया है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा तो जानते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट ऐसे बड़ी बड़ी पोस्टों का सिर्फ एक ही आदमी करता है, वो कौन है? प्रेसिडेंट। तो अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यार ये बंदा ऐसा बंदा होगा जो जज बनने की कैपेसिटी रखता है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर वो वाली बात तो है ही कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनना तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा क्राइटेरिया क्या है? हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल काम किया हो, एडवोकेट रहा हो कहीं पर, या फिर तो हाई कोर्ट का जज 5 साल, एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए, या फिर और लिखा हुआ है एमिनेंट ज्यूरिस्ट, मतलब प्रेसिडेंट को ये लगना चाहिए कि भैया इसको खूब सारी नॉलेज है लॉ के बारे में। इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा ही हुआ है, असली खेल यहीं पे हो गया कि प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि भैया इसको लॉ आता है बस बना दो। तो जितने भी बने हैं आज तक वो इसी वजह से बने कि प्रेसिडेंट को लगता है कि वो जानते हैं बहुत कुछ। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई टेन्योर फिक्स नहीं था। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। अगेन जब ऑफिस कितने टाइम के लिए मिलेगा यही डिसाइड नहीं है, तो इसका रिमूवल भी डिसाइड नहीं है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट को लगता है तब तक ये रहेगा पोस्ट पर। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कभी भी इनको हटा सकते हैं। ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। और देखो किसी को भी नौकरी छोड़नी तो रोक नहीं सकते, तो अगर वो जाएगा तो जाएगा, तो वो अपना देगा रेजिग्नेशन और फ्री है।
Conventionally, he resigned when the government resigned or is replaced as he is appointed to on its advice. कहने का मतलब गवर्नमेंट के साथ ही चेंज हो जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रख लो कि अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, गवर्नमेंट चेंज, अटॉर्नी जनरल चेंज। The remuneration of the AG is not fixed by the constitution. He receives such remuneration and salary जैसा प्रेसिडेंट को ठीक लगे। जितनी सैलरी प्रेसिडेंट डिसाइड कर देगा उतनी सैलरी उसको मिलेगी। ड्यूटीज और फंक्शन क्या है, तो भैया देखो ये है कौन, ये लॉ है, लॉयर एक तरीके से कंट्री का है। तो ही गिव एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। जो भी मामले प्रेसिडेंट इसको देगा उसको ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेगा। टू परफॉर्म सच द अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल करेक्टर दैट आर असाइन्ड बाय हिम द प्रेसिडेंट। इसके अलावा और कोई लीगल काम आया, प्रेसिडेंट ने असाइन कर दिया, उसको ये देखेगा। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड बाय हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। इसके अलावा कोई भी और फंक्शन वगैरह लॉ वगैरह है तो वो यही देखेगा। द प्रेसिडेंट हैज असाइन्ड द फॉलोइंग ड्यूटीज टू द ईजी। क्या करेगा, क्या ड्यूटी असाइन की जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू? टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई केस हुआ है तो ये संभालेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी जगह पर रिक्वायरमेंट है इंडिया को रिप्रेजेंट करने की या प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने की, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? एजी करेगा, अटॉर्नी जनरल। To appear when required by the government of India in any high court in any case in which the government of India is concerned। अगर कोई भी केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर किया गया है तो वहां पे जाएगा हाई कोर्ट वगैरह में और वो केस को फाइट करेगा। ये सारे काम इन्हीं के हैं। अगला है राइट्स एंड लिमिटेशंस। तो देखो राइट्स क्या है। In the performance of his official duties, the Attorney General has right to audience in all court in the territory of India। यानी किसी भी कोर्ट में आके बैठ सकता है ये बंदा। Further, he has the right to speak and take part in the proceedings of the House of Parliament। House of Parliament में बैठने का और बोलने का राइट है। बस कौन सा राइट नहीं होगा? राइट होगा, वोट देने का राइट नहीं होगा क्योंकि मेंबर नहीं है उनका। उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं जो एक पार्लियामेंट मेंबर को मिल रहे होते हैं, मजे से आराम से घूमते फिरते हैं ये। अगला है फॉलोइंग लिमिटेशंस आर प्लेस्ड बाय द अटॉर्नी जनरल order to avoid any complication and conflict of duty। तो कुछ limitations भी है। पहला क्या? he should not advise or hold a brief against the government of India। मतलब ये not advise or hold a brief against the government of India के against नहीं बोलेंगे। he should not advise or hold a brief in case in which he is called upon to advise or appear in the government of India। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी केस ऐसा है जिसमें इसको बोला गया कि तुम्हें अपियर होना है तो उसके अगेंस्ट कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेगेटिविटी न फैला दे, उसको ध्यान रखना होता है। He should not defend accused person in criminal proceedings without the permission of the government of India। इसका मन मर्जी नहीं है कि कोई भी केस हैंडल कर ले, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे ना वही केस ही देखेंगे। He should not accept appointment as a director in any company or corporation without the permission of the government of India। और किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसे डायरेक्टर वगैरह भी नहीं बनना है क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो वो भी सारा नहीं। He should not advise any ministry or department of government of India or any statutory organization or any public sector undertaking unless the proposal or a reference in his regard is received through the Ministry of Law and Justice। कहने का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है, जो काम गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वही काम करना है। However, the Attorney General is not a full-time counsel for the government। He does not fall in the category of government servant। Further, he is not debarred from private legal practice। कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर तरीके से फुल टाइम वर्कर नहीं है, इसीलिए अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। इसको डिबार नहीं किया गया, रोका नहीं गया प्राइवेट प्रैक्टिस से। प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं, अपने अपने केस लड़ सकते हैं। अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन एडिशन द एजी, अटॉर्नी जनरल के अलावा एक और पर्सन होता है जिसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देयर आर अदर लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक तो हो गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा कौन हो गया? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। It should be noted here that only the office of the AG is created by the constitution। यानी अटॉर्नी जनरल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और कौन से आर्टिकल में है वो तो हमने देख ही लिया। उसके अलावा नॉट मेंशन अबाउट द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। द AG इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट। AG सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर भी नहीं होता है। देयर इज अ सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन द सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर लीगल मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट लेवल। और इसके अलावा लॉ मिनिस्टर का डिफरेंट होता है, कानून मंत्री जिसे हम लोग बोलते हैं, जो लीगल मैटर संभालेगा कंट्री के। बस फिर आर्टिकल्स दिए हुए हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगला दिया हुआ है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप बस पढ़ेंगे क्या है, 2-3 पेज का चैप्टर होगा,
2 ही पेज का, जस्ट ये एक पेज और ये दूसरा, मतलब इतना खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, अगला है पार्ट 8 जो कि हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो हमारे काम की चीजें हैं वो देखो, ये काफी सारे कमीशन दिए हुए हैं, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसमें हमें ज्यादा कहानी नहीं पढ़नी है, बस नीति आयोग को पूरा पढ़ना है, लोकपाल लोकायुक्त पूरा पढ़ना है। बाकियों के सिर्फ हमें नाम का आइडिया होना चाहिए, आर्टिकल का थोड़ा सा बहुत आइडिया होना चाहिए, प्लस कौन सा मतलब चेयरमैन अभी, इतना सा हमें ध्यान होना चाहिए, बाकी और कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो 3 ही चैप्टर जो हमें पढ़ने ढंग से, एक तो नीति आयोग थोड़ा बहुत अगर देखना है आपको, इसके अलावा सीबीआई पढ़ सकते हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त। बाकियों के बारे में बहुत ही हल्की नॉलेज चाहिए होगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। नीति आयोग भी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग 53 तक कर चुके हैं, 54 चैप्टर पे हैं। और हो सकता है कल मॉर्निंग की क्लास तो वैसे नहीं होगी, इवनिंग की क्लास के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। और जो कल की छुट्टी हो रही है वो हम लोग संडे को कंपनसेट करेंगे, संडे को आप लोग फ्री रहिएगा, कोशिश करेंगे 4-5 घंटे की क्लास लगा पाए संडे को, ठीक है। और मतलब जो ये संडे आने वाला ना, उस दिन हमने पॉलिटी खत्म कर देंगे हमारी, मेरी तरफ से ओके हो जाएगी पॉलिटी संडे को। तो संडे को हम लोग पॉलिटी जितना भी बचेगा वो कंप्लीट कराएंगे, तो बुक कंप्लीट हो जाएगी संडे को, देन हम लोग फिर नया सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मेरी तरफ से ओके है। अब बताएं आप लोग कुछ डाउट पूछने तो।